आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के लक्ष्मी विहार में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग दौलत राम है जो कि घर में अकेला ही रहता था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था और कपड़ा मुंह पर भी बांधा हुआ था। उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई है। उसकी सनसनीखेज तरीके से हत्या अज्ञात व्यक्ति ने कर दी है। घर के अंदर से कुंडी लगी थी। ऐसे में साफ है कि हत्यारा छत की तरफ से ही आया था और उसे मारकर चला गया है। घर में संघर्ष के निशान है और कुछ सामान बिखरा हुआ भी है। दौलत राम अकेला ही घर में रहता था। घटना का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है और अज्ञात मुलजिमों ने हत्या की है, घर के अंदर की है। सूचना मिली थी कि एक बॉडी अंदर पड़ी हुई है। जाके मकान को खोला गया, लॉक करके गए थे मेन गेट को, जिसको लॉक को खोला गया। ऊपर से आके अंदर जाके देखा तो एक व्यक्ति के मुंह में कपड़े ठूंस रखे थे और उसके मुंह को और सिर को पूरी तरह से चद्दर से और अन्य कपड़ों से लपेट के रखा हुआ था। सिर के अंदर इंजरी थी जिससे ब्लड फर्श पर आया हुआ था और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जिसका पर्दाफाश किया है, इनके पास से वारदात के अंदर प्रयुक्त वाहन, जेवरात और नकदी बरामद की गई है। हालांकि जो प्रयुक्त वाहन और जेवरात है और नकदी का कुछ पोर्शन जो है वो देवास थाने के अंदर जो घटना है उसका है, जिसको कि 102 में जब्त किया गया है और बाकी फिर हमारे का है। अगर आपको याद हो तो 15/2/21 को एक वारदात हुई थी जिसके अंदर रात को घर के अंदर से नकदी और सोने चांदी के छोटे से जेवर जो थे वो वहाँ से चोर लेके गए थे। तब से इनका पीछा किया जा रहा था और जब ये वारदात देवास से करके लौट रहे थे तब हमने इनको ट्रैक करके इस पूरे के इनके तीनों साथी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी दिख रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिम के अगर नाम देखें तो मोहम्मद शरीफ, योगेश कुमार और विजय, ये तीनों जो हैं, एक इनमें से मोहम्मद शरीफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बाकी इसके दोनों जो साथी हैं वो रहने वाले हैं दिल्ली के। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना व्हीकल यूज़ करते हैं और व्हीकल यूज़ करके ये ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी ना किसी जगह को जहाँ ये घूमने के हिसाब से जाते हैं और रात को इनको जो खाली घर दिखता है, सुनसान घर दिखता है, उसके ताले तोड़कर ये वहाँ पर जो भी इनको अवेलेबिलिटी होती है सामान की या कैश की, उसको चोरी कर लेते हैं। तो कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, बिल्कुल रैंडम तरीके से ये लोग जो है ऐसे ऑपरेट करते हैं। तो ये दिल्ली से निकलते हैं और रास्ते में जहाँ ये रुकते हैं वहाँ पर रात को ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जब ये देवास से लौट रहे थे तो जो देवास का मुकदमा है उसके अंदर प्रयुक्त गाड़ी उसको हमने जब्त किया है, सोने चांदी के जेवरों को जब्त किया है, 3 घड़ियां, 4 पर्स है, नकदी है उस मुकदमे में जितनी FIR में दर्ज है 15,000 के करीब और 23,000 रुपये जो हैं वो हमारी वारदात के जो हैं वो इनके पास से निकले हैं। तीनों को हम लोगों ने 8/3 को गिरफ्तार कर लिया था। ये अभी हमारे पास जो है वो PC के अंदर है और तीनों के अगेंस्ट 2 मुकदमे पहले भी दर्ज है। तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और CM बन गई। RLP संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर विवादित बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि वसुंधरा राजे को जब लाए थे उन्हें माइक पकड़ना तक नहीं आता था, वो नशे में झूलती हुई ही CM बन गई। तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और CM बन गई। CM बनना अलग बात है लेकिन बदलाव करना अलग बात है। ये वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिसके साथ परिवर्तन यात्रा में हम भी घूमते थे। अभी अति सक्रियता हो रही है वसुंधरा जी, क्या बात है? होकर घूमते थे मैडम है। अभी बहुत अति सक्रियता हो रही है वसुंधरा जी। वो तो वसुंधरा से पूछो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वसुंधरा को ये देखी। 27 तारीख को कपिल नाम के परिवादी ने थाने में आके लिखित रिपोर्ट दी कि उसके साथ में 31 लाख का फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। मामला कुछ यूँ है कि परिवादी ने इफ्को की वेबसाइट के ऊपर चूरू की फर्टिलाइजर्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस वेबसाइट से उसका डाटा किसी हैकर ने चुरा लिया और वो जो इफ्को की एजेंसी है उसने उससे कांटेक्ट ना करके वो जो ठगी है वो उससे कांटेक्ट करने लग गया और उसको अपने झांसे में ले लिया। और इस झांसे में लेने के बाद में उससे परिवादी से पहले 1 लाख रुपए डलवाए। उसके बाद उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट कि आपको इसकी फ्रेंचाइजी मिल गई है
उसके बाद में उसको फर्टिलाइजर्स वहाँ से भेजने के नाम पर 10 लाख रुपए 20 फरवरी को, 15 लाख रुपए 22 फरवरी को और उसके बाद में 5 लाख रुपए, टोटल 31 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। जब परिवादी ने चूरू स्थित इफ्को अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की कि मुझे यहाँ पे चूरू में आपके इफ्को की फ्रेंचाइजी मिली है, तब वहाँ यहाँ के अधिकारियों ने उसे बताया कि ऐसा कोई भी डाटा हमारे पास में अभी नहीं आया। तब उसे पता चला कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके बाद उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के तुरंत बाद, रिपोर्ट की जांच मेरे पास थी, उस रिपोर्ट के तुरंत बाद यहाँ से टीम और जिन कॉन्टैक्ट नंबर से इनके पास में फ़ोन आ रहा था परिवादी के पास, उन कॉन्टैक्ट नंबर की लोकेशन ली गई जो कि बिहार थी। जिससे तो इस मामले में हम 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए हैं, जिसमें मुलजिम सुशील कुमार वहाँ नालंदा 5 तारीख को मैं खुद पटना चला गया था इस मामले में एसपी साहब से निवेदन करके, और फिर हमने मुलजिम सुशील कुमार को वहाँ से गिरफ्तार किया जो बैंक में जाके कह रहा था मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया आप लोगों ने। उससे पूछताछ में पता चला कि 31 लाख की ठगी में से 25 लाख रुपए उसने एटीएम से निकाले थे। सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक करने पे पता चला कि हाँ ये वही आदमी है जिसने 25 लाख रुपए निकाले हैं। उसके बाद उसने जिस व्यक्ति को आगे रुपए दिए उसके इतला के ऊपर वो लड़का भी पकड़ा गया जिसको उसने 25 लाख में से 12,60,000 रुपए उसको दिए थे, रमेश कुमार जिसका नाम है। दोनों मुलजिम नालंदा के हैं। उनको वहाँ से गिरफ्तार करके वाया फ्लाइट पटना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और वहाँ से सरदार सर के लिए लाया गया। अभी इनके आगे पूछताछ के लिए अभी 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। सबसे पहले इन 5 आरोपियों को देखिए। सभी आरोपियों पर ग्रामीणों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला राजस्थान के अजमेर के रूपनगर थाना इलाके के पनेर गांव का है, जहां ग्रामीण इलाके में आरोपियों ने पहले साइकिल पर करतब दिखाया, फिर कुछ दिनों के लिए गड्ढा खोदकर 24 घंटे के लिए जिंदा समाधि लेने की बात कही। वहीं थाना प्रभारी कंवरपाल सिंह शेखावत ने मामले की पुष्टि की है। बंगाल के नंदीग्राम में राजनीतिक महासंग्राम के नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ के दोनों उम्मीदवार यानी सीएम ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के मंदिरों में माथा तक टेक कर अपनी जीत पक्की करने में लगे हुए हैं। लेकिन 2007 के जिस नंदीग्राम आंदोलन ने इस सीट को खास बनाया है, उस आंदोलन के शहीदों के परिवार मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं। नंदीग्राम के शहीदों के परिजन खुलकर ये बात नहीं बता रहे हैं कि वो दीदी के साथ हैं या शुभेंदु के साथ, लेकिन वो अपनी समस्याएं जरूर गिना रहे हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। दूसरे गांव में जाकर हमें पीने का पानी लाना पड़ता है। गांव में जिसके पास पैसा है उसने तो अपना इंतजाम कर लिया है, लेकिन हमें तो दूसरे गांव ही जाना पड़ता है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि ममता बनर्जी ने शुरू में तो उनकी मदद की, लेकिन फिर वो उन्हें भूल गई। अम्फन तूफान के बाद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पहले दीदी बोली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर दीदी आई नहीं। अब जब दीदी को वोट चाहिए, इसीलिए वो वापस आ गई हैं। अम्फन तूफान में हमारा इतना नुकसान हुआ, जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें पैसे मिल गए, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली में शहीदों के परिवार के साथ होने का दावा किया। कुछ ही दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि शहीदों के परिवार दीदी के साथ हैं या नहीं। सरकार ने जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 175 से ज्यादा रोहिंग्याओं को हीरानगर जेल में बने होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया है। सरकार की सख्ती से जम्मू कश्मीर में रह रहे बाकी रोहिंग्याओं में दहशत है। म्यांमार में हुई हिंसा में उनके गांव जला दिए गए, जिस कारण उन्हें पलायन करना पड़ा। अब वापस जाने का ख्याल उन्हें डरा रहा है। उन्हें नहीं पता कि कब पुलिस आएगी और उन्हें जेल ले जाएगी। महीने भर से जारी प्रदर्शन, आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, उनकी बर्बर हत्या, ये सब हो रहा है पड़ोसी देश म्यांमार में।
म्यांमार से इस्तीफा देकर भारत पहुंचे थापेंग नाम के पुलिस जवान ने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश था। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे अपने ही लोगों को गोली मार सकें। मैंने और मेरे 6 साथियों ने सीनियर्स का आदेश मानने से इनकार कर दिया। हम अपनी और परिवार की जान बचाकर लगातार 3 दिन तक छिपते छिपते भारत के मिजोरम पहुंचे हैं। उदयपुर जिले के उपला फला गांव में वन विभाग की टीम ने 2 पैंथरों को पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने 6 साल की मासूम पर जानलेवा हमले के बाद पैंथर को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए थे। इसके बाद बुधवार रात 2 पैंथर पिंजरे में कैद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जहीर आमीन राथर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले 24 फरवरी को अनंतनाग में ही एक और एनकाउंटर हुआ था। तब 4 आतंकी मारे गए थे। शोपियां में भी 18 और 19 फरवरी को एनकाउंटर हुआ था। इसमें मारे गए 3 आतंकी लश्कर ए तैयबा के लोकल आउटफील्ड अल बद्र से जुड़े थे। पाकिस्तान से साल 2015 में आई गीता के परिवार की 5 साल बाद तलाश पूरी होती दिख रही है। गीता को महाराष्ट्र के परभणी में अपनी मां मीना से मिलाया गया। परिवार के मुताबिक उसका असली नाम राधा वाघमारे है। गीता के पिता की मौत हो चुकी है और मां ने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि अब तक दोनों का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया है। मैंने कहा इससे सरकार की बड़ी विफलता है कानून व्यवस्था, और राज्य में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एफआईआर को एनकरेज किया है, लेकिन एफआईआर एनकरेज गैंगरेप में नहीं होती, दुष्कर्म में नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके के अपराध बढ़े हैं उसमें सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है, और जिस तरीके की सीक्वेंस है, आज ये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ट्वीट किया है, उसमें एक एक चीज का उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, उनकी प्रतिभाएं मुखरित हो रही है, और दूसरी तरफ थानों में रेप हो रहा है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था की वानगी भर है। मुझे लगता है कि यदि राजस्थान को इस समय यदि अपराधों की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।